कोई ऑनलाइन है आज? है? गलत बंद है। बैच तो ही तो बोला है। हेडिंग डाले बेटे, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। हम लोग ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप की बात कर रहे हैं। हमें मालूम था कि सेल में इमीडिएट हो जाता है और एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर। ठीक है जी। तो जब हम सबसे पहला इसके अंदर जो पॉइंट पढ़ रहे हैं दैट इज पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी पास हो रही है सेलर टू बायर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अलग अलग पार्ट्स में इसको समझाने की कोशिश करेगा। पहला पार्ट थोड़ा सा एक जनरल पार्ट है और दूसरा पार्ट एक्सपेंडेड पार्ट। देखिए बेटा, हाँ लिखना शुरू करेंगे। पहला फर्स्ट पैराग्राफ नहीं लिखना, अभी सुन लो वो क्या कह रहा है। कह रहा है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड फैक्टर टू डिसाइड लीगल राइट
जो प्रॉपर्टी की पासिंग की बात हो रही है उससे सबसे पहले क्या डिसाइड होगा? सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट लीगल राइट। तो देखिए जरा, सबसे पहले हेडिंग डालें लीगल राइट्स। सबसे पहले जब प्रॉपर्टी पास ऑन हो रही है तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? ये डिसाइड करना कि लीगल राइट किसके हैं, प्रॉपर्टी किसकी है, एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। ये दो चीजें पर फोकस करना बहुत जरूरी है। जब प्रॉपर्टी पास ऑन हो रही है सेलर टू बायर, तो उसमें ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, पहला लीगल राइट्स और दूसरा लायबिलिटीज। हमने जब डिफरेंस पढ़ा था सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, उसमें भी ये चीजें आई थी। आगे देखो क्या कहता है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंप्लाइज पासिंग ऑफ ऑनरशिप। ये हमें पता ही है, ऑनरशिप की बात हो रही है यहां पर। इफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, क्या था याद है? सेल के अंदर किसके पास पहुंच गया था रिस्क? बायर के पास। और एग्रीमेंट टू सेल में तो कह रहा है द रिस्क इन द गुड्स सोल्ड इज दैट ऑफ बायर एंड नॉट ऑफ सेलर, दो द गुड्स में स्टिल बी इन द सेलर्स पोजीशन। यहां पर थोड़ा सा उसने आपको कॉन्ट्रैरी बता रहा है। इन द बायर्स इन द सेलर्स पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि जब एक बार गुड्स की ओनरशिप सब कुछ ट्रांसफर हो चुका, पेपरों पे आप उसके ऑनर बन चुके, और समहाउ आपने अभी तक वहां से गुड्स की पोजीशन नहीं ली, दैट इज योर लायबिलिटी। जब एक बार सेल एग्जीक्यूट हो चुकी तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको वहां से फटाफट ले लें, बायर की जिम्मेदारी। पहले मैंने वही बताया, मैंने पहले कहा कि आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रैरी लगेगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैरी नहीं है बेटा। यहाँ पर वहां पर जब हमने पढ़ा था, जब सेल के अंदर ये भी हमने पढ़ा था, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ गुड्स भी पढ़ा था। सेल इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ गुड्स के साथ साथ इमीडिएट ऑनरशिप भी कहता है ट्रांसफर ऑफ। यानी सेल अगर एग्जीक्यूट हो गई तो इसका मतलब हमारे पार्ट से, सेलर के पार्ट से सब कुछ डन है। हाँ, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ मेंशन है कि भाई डिलीवरी जो है इतने दिन बाद आनी है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन जब सेल एग्जीक्यूट हो गई तो सेल एग्जीक्यूट का मतलब है डन, एवरीथिंग इज डन। तो इस वक्त बायर की जिम्मेदारी पर चला जाएगा सारा मैटर। यही अब आपको और वो अच्छे से बताएगा। ठीक है जी, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर सेल एग्जीक्यूट हो गई और किसी वजह से सेलर की पोजीशन में, जैसे आपने छोड़ दिया, कल मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आप कह रहे हो कि ये जरा अभी रख लीजिए, मैं थोड़ा सा वहां से शॉपिंग करके आ रहा हूँ, तो ये आपका अपना पैकेट उठा लूंगा। तो इसमें पोजीशन किसकी हो गई? सेलर की। लेकिन ऑनरशिप किसकी है? तो फिर इसमें सेलर कौन करेगा? लाइबल तो फिर बायर ही हो गया ना। फिर मैं क्यों हूँगा? सेलर तो बिल्कुल भी बायर लाइबल नहीं होगा। यही चीज तो बता रहा है वो, कि अगर एक बार सेल एग्जीक्यूट हो गई, सब कुछ डन हो गया, तो अब बायर की होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी, अब देखो वो क्या बता रहा है। हाँ, सब कुछ हो गया तो बायर लाइबल, बायर की जिम्मेदारी। हाँ, एग्जाम्पल वो फिर ठीक है, ये चीज क्या है? सबसे पहला कुछ नहीं होता क्यों, एक स्विच ऑन ऑफ ही तो करना है। लिखे सबसे पहला पॉइंट कहता है रूल्स, हम रूल्स पढ़ेंगे यहाँ पर, रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। लिखें जरा, रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन टू बेसिक फैक्टर। रूल्स regarding transfer of property depends on two factors.
यहाँ पर हम दो फैक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं जब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात आ रही है। फैक्टर नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। हमने पढ़ा था स्पेसिफाइड, एसर्टेन्ड, अनएसर्टेन्ड पढ़ा था। डिफरेंस क्लियर है सबको? यहां पर अब आपको थोड़ा सा और एक बता रहा है इनके बीच में कि क्या मेन लॉजिक रहता है। सेक्शन 18 प्रोवाइड दैट वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर अनएसर्टेन्ड गुड्स, अनएसर्टेन्ड पर ही फोकस कर रहा है। द प्रॉपर्टी इन गुड्स कैन नॉट पास टू द बायर अनलेस, कब तक पास नहीं होगी बायर को प्रॉपर्टी? अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर सर्टेन। समझ गए बात को? द बायर कैन नॉट गेट द ओनरशिप राइट ऑन द गुड्स ओनली व्हेन द गुड्स आर स्पेसिफिक एंड असर्टेन। यानी अनअसर्टेन्ड को पहले असर्टेन्ड में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब जाकर ओनरशिप राइट ट्रांसफर होंगे किसको? तो इसके लिए छोटा सा लाइन लिख लीजिए। If goods are uncertain, if goods are uncertain, if goods are unascertained, ownership rights will be transferred when goods become specific or ascertained. Ownership right on goods transferred when goods are specific or ascertained. सिंपल सी बात है, ठीक है। अनअसर्टेन्ड गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी जब तक वो असर्टेन्ड नहीं हो जाती। दैट वाज द, क्या था ये? सबसे पहला आइडेंटिफाइंग द गुड्स। सेकंड नंबर पर लिख इंटेंशन ऑफ पार्टीज। ये फर्स्ट फैक्टर था, अब सेकंड फैक्टर आ गया इंटेंशन ऑफ पार्टीज। यहां पर जो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए कि अगर अभी भी गुड्स जो हैं सेलर के पास ट्रांसफर है तब भी ऐसा क्यों हुआ कि बायर ही लायबल है, यहां पर बात इंटेंशन की आ रही है। तो इंटेंशन को समझना क्या कह रहा है। द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू बायर एट सच टाइम, एट बड़ा अब आ रहा है, ठीक है। यहां पढ़ रहे हैं सेकंड वाला। द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम, एट सच टाइम पर हमें फोकस करना, अभी लिखवाऊंगा। एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडेड, यानी जब उनकी इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही उसी टाइम पर ट्रांसफर होगी। फिर आगे क्या कह रहा है, सेक्शन 19(2) फर्दर प्रोवाइड्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज रिगार्ड शेल बी। जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ कंडीशन आ गई तो फिर तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर बाउंड हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्टेटमेंट आपने नहीं लिखी तो सेल होते ही इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर। हाँ, सेलर की तरफ से जो रिस्पेक्टिव फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए वो जरूरी है। रिस्पेक्टिव फॉर्मेलिटीज कैसे? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, विजय सेल्स का आपने एग्जांपल दिया था आपको। आपने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप का आपने पेमेंट कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, लेकिन पोजीशन कब मिलेगी? मैंने उसका प्रोसेस बताया था कि आपसे पहले एक बिल मांगा, बिल की 3 कॉपी मिलेंगी। आप एक कॉपी सबमिट करेंगे जाकर एक सेक्शन में जो ये प्रूफ करेगा कि हाँ भाई आपकी पेमेंट हो गई, फिर वो गोडाउन में जाकर उसको मैसेज भेजेगा अपने इंटरकॉम से कि हाँ भाई
ये वाला जो है गुड्स डिलीवर करना है, फटाफट पैकिंग कर दो। पैकिंग करने के बाद कहां पहुंचेगा? उस काउंटर पर जहां से आपको डिलीवरी लेनी है। अब इस दौरान अगर डैमेज हो गया तो फिर आप लाइबल नहीं है, क्योंकि अभी आपको पोजीशन नहीं मिला है। समझ गए? तो इतना भी नहीं कि हाँ जी बिल बन गया तो अब तो सैलरी तोड़ देगा फिर किले, अब तो ऑनर बन गया मैंने तोड़ दिया, अब तो डैमेज लेता रहे। तो वो भी प्रोसेस है, क्योंकि आपको स्टैंप मिलती है डिलीवरी की कि डिलीवर्ड। अगर डिलीवर्ड की स्टैंप लगा हुआ आपके पास नहीं पहुंचा तो कैसे प्रूव हुआ फिर डिलीवर्ड? ऐसे तो फिर जो फ्री होम डिलीवरी वाले ऑप्शन में तो फंस जाएंगे हम। सेल हो गई ना तुरंत एग्जीक्यूट, वो तो कहते हैं जी आपका सामान निकल चुका। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए इतना ज्यादा घबराना नहीं है कि आप कहोगे अब तो जी हाथ में लेकर आना, ऐसे नहीं। वो रूल्स भी हैं, इंटेंशन की बात है आपका। टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें हैं उसके अकॉर्डिंग इंटेंशन क्लियर होगी जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। सेकंड, टू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। अभी मैंने कंडक्ट ऑफ द पार्टीज तो बताया है, ये एक सिस्टम है, इम्प्लाइड सिस्टम है विजय सेल्स का, कि आपको गुड्स की डिलीवरी वहां काउंटर से, उस काउंटर से मिलेगी। आपने प्रोडक्ट पसंद कर लिया, आपने कहा मुझे ये चाहिए, आपको तुरंत नहीं देंगे, ये उनका अपना कंडक्ट है, नहीं देंगे, हमारा प्रोसेस है। तो ये क्या हो गया? बाय द कंडक्ट। फिर टू द सर्कमस्टेंसेस इन द केस। हर जगह विजय सेल्स भी नहीं बैठा होगा, हर जगह उस तरह के सेल्समैन भी नहीं है, सर्कमस्टेंसेस पर भी डिपेंड कर जाता है। अब सर्कमस्टेंसेस तो जानबूझकर ऐसी चीजें डाल दी गई कि क्योंकि हर जगह एक सिस्टमैटिक अप्रोचेस नहीं यूज हो रही बेटा, तो कुछ एक जगह सर्कमस्टेंसेस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसी ऐसी यूनिट्स आपने देखी होंगी जो देसी स्टाइल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही है, वहां कौन ध्यान देता है? आप सामान लेने जाओ, इधर पैसे दो, उधर से सामान उठाओ, चल दो। अब सर्कमस्टेंसेस है कि अभी आप वेट कर रहे हो, सर्कमस्टेंसेस है कि अभी पीछे से सामान आ रहा है, वो आपको ये लो जी, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। तो सर्कमस्टेंसेस बोलने का मतलब है वो कुछ भी हो सकते हैं, वो स्पेसिफाइड नहीं है। वो सर्कमस्टेंस तो आप बताओगे कि ये हुआ इस वजह से ऐसा हुआ, तो सर्कमस्टेंस तो प्योरली सर्कमस्टेंसेस पर ही डिपेंड करता है। इसलिए उन्होंने कहीं पर उसको कुछ इस तरीके से ज्यादा डीपली डिफाइन नहीं किया। तो इंटेंशन कहां से क्लियर होगी पार्टीज की? तीन तरीके से, या तो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स मेंशन होगी उसके अकॉर्डिंग, या फिर कंडक्ट से, या फिर, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए इंटेंशन ऑफ पार्टीज एट सच टाइम एज पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट intended to transfer, at such time as the parties to the contract intended to the transfer। फिर आप नीचे लिख दीजिए इंटेंशन डिपेंड्स ऑन, इंटेंशन डिपेंड्स ऑन, या इंटेंशन विल बी क्लियर्ड अकॉर्डिंग टू, इंटेंशन विल बी क्लियर्ड अकॉर्डिंग टू, नीचे लिखना इसके। ए क्या है? ए टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वहीं से क्लियर हो जाएगी इंटेंशन। बी कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, है ना। कंडक्ट अकेला सेलर पर डिपेंड नहीं करता, कंडक्ट बायर पर भी डिपेंड कर सकता है, ये मत सोचना कि सिर्फ सेलर पर ही डिपेंड करता है। और सी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है जी। इस बार लॉ का हाईएस्ट रिजल्ट कितना गया था हमारा, कुछ मार्क्स पता है? जो भी फाउंडेशन का रिजल्ट आया उसमें लॉ हाईएस्ट मार्क्स क्या था? मैंने सी उसका पूछा इंस्टीट्यूट का, पिछले रिजल्ट का, एक बार पता करके बताइए। 86 है।
चलो बताइएगा मुझे, उसके साथ एविडेंस के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ, ऐसे नहीं, अपनी मर्जी नहीं। क्योंकि मुझे खुद डाउट हो रहा है, मुझे खुद डाउट हो रहा है कि मुझे किसी ने बोला 68, तो मैं भी खुद डाउट कर गया कि 68 तो नहीं हो सकता। हाँ जी, आ जाओ नेक्स्ट। ये तो टू फैक्टर्स की बात कर रहा था, मैंने कहा था ये दो अलग अलग भागों में समझाएगा। पहले दो फैक्टर्स के ऊपर फोकस किया इसने, अब लिखो नेक्स्ट। यहां पर प्राइमरी रूल से फोकस कर रहा है, प्राइमरी रूल्स डिटरमाइनिंग द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर एज फॉलोज। प्राइमरी रूल्स, अब हम आ रहे हैं प्राइमरी रूल्स पर। पहली बात तो दो फैक्टर्स पर डिपेंड था, अब वो कह रहा है कि प्राइमरी रूल्स क्या है ऑनरशिप के ट्रांसफर के। प्राइमरी रूल्स लिखो जी। ए, देखो बेटा, यहां पर सेक्शन भी मेंशन कर रहा है, वो सेक्शन 19 पर आ रहा है ये। हालांकि पीछे भी उसने थोड़ा सा यही समझाने की कोशिश की थी, ठीक है ना। यहां पर हम अब फोकस्ड हो जाएंगे, मैंने बताया था कि वो एक छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा था वहां पर। अब आपको इन डेप्थ चलेगा, ये वही पिछला वाला इन डेप्थ आ जाएगा। अब प्राइमरी रूल्स करके सिखा रहा है, पहले उसने सिर्फ फैक्टर्स बता दिए, अब वो प्राइमरी रूल्स करके सिखा रहा है। देखो प्राइमरी रूल्स पर आ जाओ, सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिए प्राइमरी रूल का ए। पहले इसके उसी पर डिपेंड करेंगे कि किस तरीके से उसका डाइवर्जन कर रहा है। ए से समझा रहा है, लिखें प्रॉपर्टी पासिस व्हेन इंटेंडेड टू पास। प्रॉपर्टी पासिस व्हेन इंटेंडेड टू पास, वो मत लिखना ब्रैकेट वाला, वो तो हमें क्लियर हो ही चुका है पहले ही। ये तो हमें पहले ही क्लियर है कि सिर्फ स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स ही ट्रांसफर होंगे, पास जो होंगे वही होंगे, अनएसर्टेन को हम पास ऑन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो पहला केस है हमारा ए, प्रॉपर्टी पासिस व्हेन इंटेंडेड टू पास। तो इसमें ये हमारा सेक्शन 19 है, इसके पॉइंट जो आ रहे हैं वो सब सेक्शन के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। ध्यान से देखना, इसके जो पॉइंट्स हैं वो सब सेक्शन के अकॉर्डिंग ही है, वो पॉइंट भी बन जाएगा सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3। तो लिखो नीचे सब सेक्शन 1, पॉइंट नंबर सब सेक्शन 1, जैसे पॉइंट 1 लिखते हो वैसे लिख दो सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 क्या समझा रहा है, और वैसे भी लिखना आपको आता होगा कि कैसे लिखते हैं सब सेक्शन 1 को, 19 ब्रैकेट 1। नाइनटीन ब्रैकेट 1, हाँ बिल्कुल 19:1 पढ़ रहे हैं बेटे हम, 19:1 पढ़ रहे हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, मत पूछो। हाँ जी, when there is a contract for the sale of specific or ascertain goods, the property in them is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intend it to be transferred. ये हमने पहले ही पढ़ा अभी कि एट सच टाइम वेयर व्हेन पार्टीज इंटेंडेड टू ट्रांसफर। ये कब की बात हो रही है, 19 सब सेक्शन 1 में कह रहे हैं। कब ट्रांसफर्ड एट सच टाइम पार्टीज इंटेंडेड, बस इतना सा लिखना है, एट सच टाइम पार्टीज इंटेंडेड, बाकी कुछ डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में डिटेल बन जाएगा। एट सच टाइम पार्टीज इंटेंडेड, ये है 19:1। 19:2 पर आ जाओ, For the purpose of ascertaining the इंटेंशन। for the purpose of ascertaining the intention of parties, regard shall be had to the term of the contract. The conduct of आ गया, सेकंड यही था,
कंडक्टी था ना सेकंड वाला, वो 19(2) हो गया हमारा। लिख लो कंडक्ट ऑफ पार्टीज एंड आगे पढ़ जाओ and the सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, यानी वो दोनों के दोनों 19(2) में ले लिए। वो तो ऊपर भी आ ही गया, वो इस वक्त बेसिकली इसको लेकर फोकस है मेन। अब देखो बेटा, इसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा है एक और 19(3), ये थोड़ा सा अलग है और 93 को आगे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। unless a different intention appears, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, the rule contained in यानी अगर कुछ डिफरेंट अपीयर्स हो रहा है उसको अभी वो कह रहा है जब तक वो नहीं होगा तब तक की बात हो रही है, अनलेस। हाँ जी, the rules contained in section 20 to 24 24, इस पर फोकस हो जाओ बेटा। इसने 19(3) हमें क्या बता रहा है कि सेक्शन 20 लेकर 20 से लेकर 24 पर फोकस हो जाना है अब आपको, वो आगे एक्सप्लेन करेगा हमें। हाँ जी, आगे are rules for ascertaining the intention of the parties as to the time at which the property in the good is to pass to the buyer. यानी जो आगे के सेक्शन है 20 से लेकर 24, उसने 19(3) में बता दिया कि उसके अकॉर्डिंग हम अभी आपको और एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ वो इतना बता रहा 19(3) में कि वी हैव टू फोकस ऑन सेक्शन 20 से लेकर 24 तक। हाँ जी, आ जाओ। अभी कुछ नहीं लिखना, इसमें बस लिखना है फॉलो सेक्शन 20 से 24। 19(3) कह रहा है फॉलो करो सेक्शन 20 से लेकर 24 तक। अब वो सेक्शन 20 से लेकर 24 तक पर फोकस होगा, कैसे कैसे समझाएंगे, तो नीचे लिखो सेक्शन 20। आ जाओ जी, सेक्शन 20 क्या कह रहा है पहले, जब उसने कहा कि इन पर फोकस हो जाओ तो सेक्शन 20 क्या कह रहा है। हाँ जी बेटा, आप पीछे पढ़ो, दिख रहा है, दिख रहा है। डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट मतलब डिलीवर के लायक हो, डिलीवर के लायक हो। हाँ जी, अनकंडीशनल उसने पहले ही बता दिया। अनकंडीशनल का मतलब है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशन स्टेटेड है तो फिर तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब ये कह रहा है उसकी बात नहीं हो रही जहां पर कंडीशन है, ये अनकंडीशनल की बात हो रही है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है विदाउट एनी कंडीशन। तो अनकंडीशनल पर फोकस ये हो जाना कि जिससे आपको ये पता हो कि ये अनकंडीशनल की बात हो रही है यहाँ पर। For the sale of specific goods in a deliverable state, the property in the good passes to the buyer when the contract is made. इसमें डिलीवरेबल स्टेट में है, ये सामान पकड़ो जी, अगर डिलीवरेबल स्टेट में है तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ओनरशिप ट्रांसफर। आगे And it is immaterial whether the time of payment of the price or the time of delivery of goods or both is postponed. बोथ इज पोस्टपोन्ड, उससे मैटर नहीं करता। अगर डिलीवरेबल स्टेट में है, आपने थोड़ा सा टाइम ले लिया या उसने थोड़ा सा टाइम ले लिया, अगर एक बार आपका कॉन्ट्रैक्ट डन हो गया तो डन है। ये हमें ध्यान रखना है, कब, जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में। समझ रहे हैं बात को। बायर कह रहा है कि अभी मैं थोड़ी देर में ले जा रहा हूं, पोस्टपोन हो गया, 1 घंटे में ले जा रहा हूं, पोस्टपोन हो गया, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है क्योंकि डिलीवरेबल स्टेट में मैं वेट नहीं करा रहा। वो कह रहा है जी पेमेंट 1 घंटे में कर दूंगा, कर देना, कोई इशू नहीं है, गुड्स ये पड़े डिलीवरेबल स्टेट में है, आपके हो गए, पैसे हम निकलवा लेंगे क्योंकि आप अब नुकसान होगा तो आपका है, क्योंकि उससे कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, जो सेलर है उसे पता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट क्लियर। पहली बात लिखनी है अनकंडीशनल, दूसरा हो गया इसमें गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, और फिर लिखना उसी के आगे
गुड्स पासिस टू द बायर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। ये लिखना है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ इतना लिखना, लिखो। एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात एक अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है ये। एंड गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, कॉमा गुड्स पासिस टू द बायर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना, गुड्स ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। फिर ये कंडीशन लिखनी है, इट इज इमैटेरियल, इट इज इमैटेरियल। इसको बोल्ड लेटर में लिख लेना जिससे आपके डाउट्स को क्लियर कर दे। इट इज इमैटेरियल, टाइम ऑफ पेमेंट और टाइम ऑफ डिलीवरी पोस्टपोन्ड। इट इज इमैटेरियल, टाइम ऑफ पेमेंट, टाइम ऑफ डिलीवरी इज पोस्टपोन्ड। ये इमैटेरियल है। वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरेबल स्टेट में, ये पड़ा मेरा सामान, ये लो ले जाओ। अब आपकी गलती है, आप नहीं ले जा रहे, आपके पास पैसे पूरे नहीं थे, सब कुछ हो गया, आप कह रहे हो मैं घर से लेकर आया सर, बाकी का रेस्ट ऑफ द अमाउंट ले आओ। एग्रीमेंट हो चुका, कॉन्ट्रैक्ट पूरा डन हो चुका है। अनकंडीशनल, या तो पहले कंडीशन लगाते कि मेरे पास हाफ पेमेंट है, आधी मैं कल दूंगा, कल ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे। अनकंडीशनल इसीलिए तो बोला है। या आप कंडीशन लगा रहे हो कि सर नहीं, मैं आज डिलीवरी नहीं लूंगा, आज से श्राद्ध स्टार्ट हो गए, आज डिलीवरी नहीं लेंगे, हम तो पहले नवरात्रे में लेंगे। कार की लोग लेते हैं ना, कार की डिलीवरी लेते हैं ना लोग, कि पहले नवरात्रे में लेंगे। ओके जी, कंडीशनल हो गया। कुछ लोग नहीं मानते, उनके लिए अनकंडीशनल है कि पड़ी जी कार ले जाओ अपनी। ठीक है, सब कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो चुकी होंगी ना। कार लेने जा रहे हो तो कार ऐसे थोड़ी है, कार आपके नाम ट्रांसफर हो गई, पीछे आरसी उर्सी सब कुछ उसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आप थोड़ी कह सकते हो कि नहीं नहीं अभी नहीं, अब तो डन है। कंडीशनल है तो अलग बात है, अभी अनकंडीशनल के लिए हो रहा है सब चीज। ठीक है, एग्जाम्पल भी पढ़ लो और क्लियर हो जाएगा। विजय सेल्स वाला एग्जाम्पल है, पढ़ो बेटा। X goes into a shop and buy the television and asks the shopkeeper for its remote. The shopkeeper agrees to do it. The television immediately becomes the property of X. समझ गए बात? चाहे उसने पेमेंट करी है नहीं, पेमेंट तो करी होगी, ऐसी बात थोड़ी है। वो कह रहा है घर जाके डिलीवर, क्या कह रहा है? घर पे डिलीवर होगा उसके बाद पेमेंट। देखो, वो आप जो कह रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने की कंडीशन है एक तरीके से। टीवी कोई भी इस तरीके से आपके घर निकालेगा ही नहीं, है ना। वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करके ही निकालेगा बेटा, ये जनरल रूल्स हैं। अब मैंने उसने कहा जी अच्छा ठीक है वहीं दे देना पैसे, अब आप हो ही नहीं घर पे, वो क्या करेगा? आपका इमीडिएट प्लान बन गया, कोई इमरजेंसी आई, आप इंडिया से बाहर भाग गए, वो क्या करेगा? एक एग्जांपल ले रहा हूँ यार, इसको ऐसे दिल पर मत लो। कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। आप ऑनर बन गए, आप पेमेंट कर चुके, ऑनर बन गए अब आप। सेलर जो पहले एडवांस लेगा उसके बाद ही डिलीवर करेगा, पर फ्लिपकार्ट और अमेज़न में सीन अलग है। आपने क्या कहा कि कैश ऑन डिलीवरी है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर चुके हो, आपकी तरफ तो गुड्स पहुंच चुके, बस आपके पास एक ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी का कि गुड्स देते वक्त आपने पैसे देने। सर उस टाइम में मना कर दिया पैसे देने पे। देखो वहां पर मैं सुन, मुझे भी तो बोलने दो, अब वो खुद ही जजमेंट कर रहा है, वो सुनना ही नहीं चाह रहा हूँ।
सुन तो ले, मुझे भी तो सुन ले। सर की तो बात सुनो। आपस में ही सारे फैसले कर लेते हो तुम, तो वहां पर जज के सामने खड़े हो गए, जज साहब अभी चुप रहो जरा, हम फैसला कर रहे हैं। आप तो ऐसे करोगे, हाँ, और बाद में कहोगे सर हो गया फैसला, आप शांति रखो, आप डिक्टेट करा दो, ऐसे करो। बेटे देखो, वो एक लेमन स्टाइल में होता है कि आप कह देते हो कि मैं पैसे नहीं दे रहा तो वो सामान वापस ले जाता है। वो कुछ कहते नहीं है क्योंकि उनको पता है कि ऐसे तो बहुत लोग करते हैं। एक जनरल क्राइटेरिया जो आपने पूछा, बहुत लोग करते हैं। उन्होंने एक प्रोसेस बना रखा है इंडिया के अंदर कि इंडिया में लोग ऐसे ही हैं, करते हैं ऐसा। तो उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, वो आपके ऊपर कोई केस नहीं करते, लेकिन ऑफिशियली कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियली वो कर सकते हैं। बस ये है कि उनको पता है कि अब सामान 200, 250, 300 रुपए का है, उसमें मान लो 1000 रुपए का भी है, तो भी उन्हें पता है कोर्ट में जाऊंगा पता चला वकील ही ले रहा है 21,000 रुपए स्टार्टिंग में। आप बड़े प्रोडक्ट के साथ करके देखो, आप मंगाइए बड़ा प्रोडक्ट और फिर करके देखिए, वो उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, इसलिए वो आपको बॉदर नहीं करते। मैंने एक मंगाया सामान, मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने मना किया, हालांकि उसने पीस कुछ और भेजा था। वो पता है वो बड़ा प्यार से लेके कह रहा कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने कहा चल दे ही दे मुझे। पता चला कि जो वो प्रोडक्ट वो लाया था वो फार बेटर था उससे, पहले वाले से। वो तो मैं उसके रिएक्शन से समझा तो मैंने ले लिया। उनको पता होता है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कभी कभी अमेजोन वगैरह पर निकालते हैं, 5 रुपए की मिल गई चीज 500 रुपए वाली, निकालते हैं वो लोग। कभी स्कीम्स होती हैं उनकी, उनको क्या स्टॉक क्लियर करना होता है। तो स्टॉक क्लियरेंस के अंदर उन्होंने पूरा स्टॉक लिस्ट किया, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए ऐसे निकालते हैं। आपने ले लिया ले लिया। अब उसमें क्या करते हैं वो लोग, मैंने भी ये ऑप्शन अपनाया हुआ है, मेरे पास मेरे साथ भी झिला हुआ है। कोई था बहुत लोएस्ट प्राइस का, मैंने चलो कर देते हैं, क्या हो गया, 20, 25, 50 रुपए में क्या फर्क पड़ता है, देखी जाएगी क्या होगा, हद से ज्यादा गैम्बल हो गया। वो भाई साहब डिलीवरी देने ही नहीं आया, उसने लिख दिया इनकरेक्ट एड्रेस। अबे मैंने कहा इतने सारे डिलीवरी इसी एड्रेस पर आ चुकी हैं, अब कहाँ से इनकरेक्ट हो गया, इसी के लिए इनकरेक्ट हो गया। मैंने जब उसको कंप्लेन की, मिला ही नहीं। इनका एक प्रोसेस है बेटा, जो माल अनडिलीवर्ड हो जाता है वो एक अलग गोडाउन में जाकर इकट्ठा होता है, फिर वहां से उसकी चलती है प्रोसेसिंग अलग। आप कभी सुनते होंगे कि ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास 60% डिस्काउंट पर आप प्रोडक्ट ले जाओ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, 40% डिस्काउंट पर ले जाओ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। कहीं ना कहीं ये भी झोल है, वहीं का वहीं का झोल है। तो वो जो डिलीवर्ड अनडिलीवर्ड गुड्स होते हैं वो एक जगह स्टॉक होते हैं और फिर वो बाद में इस तरह से सेल होते हैं। आप कभी कितना भी कोशिश कर लो, वापस आपको वो सामान नहीं मिलेगा, करके देखो, वो नहीं मिलेगा ही नहीं। वो आपको एक बार अनडिलीवर्ड हो गया तो वो अनडिलीवर्ड गुड्स आपको रीडिलीवर्ड नहीं होता। खैर आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझ में आ गई, डिलीवरेबल स्टेट में है, ज्यादा इसमें कोई आर्ग्यूमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। अभी धीरे धीरे भी इतना लॉ सीखोगे अपने आप, बाद में आपको समझ में आएंगी छोटी छोटी और पेचीदगियां। ये तो एक छोटा सा कंटेक्स्ट है ना। जब केसेस होते हैं तो बेटा ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती, फिर तो केस स्टडीज मैटर करती है। और केस स्टडीज में एक अक्षर के ऊपर केस खत्म हो जाता है, एक शब्द के ऊपर। तो आप वो भी सीखेंगे। अभी आप अपने कोर्स के हिसाब से बहुत सिंप्लीफाइड होकर पढ़ो। हाँ, आपके क्वेश्चंस के मैं सारे आंसर दे रहा हूँ, लेकिन इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा आप सोचो, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग सोचो बस। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, सेकंड। ये था हमारा स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। अब आ जाओ स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। वो ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में था, अब यहां पर टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट कह रहा है। टू बी पुट 21 के अंदर। हाँ जी बेटा, आप पढ़ो। ये रहा सामने। Specific goods to be put into a deliverable state, section 21.
where there is a contract for the sale of specific goods and the seller is bound to do something. बाउंड टू डू समथिंग, यहाँ पर इसको सिर्फ माफ करना है, बाउंड टू डू समथिंग टू द गुड्स। ये तभी पॉसिबल है ये वाली चीज जब बाउंड टू डू समथिंग है ना। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है बाउंड टू डू समथिंग के लिए। जैसे कई बार होता है आप लैपटॉप खरीदने गए लेकिन लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होते, आपने कहा मुझे तो विद इंस्टॉलेशन चाहिए, तो दे टेक सम टाइम ना। अब ऐसे थोड़ी कर सकते हैं ये लो जो मैंने बटन प्रेस कर दिया घर पहुंचते पहुंचते तक अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। समझ गए बात? हाँ जी आगे। For the purpose of putting them into a deliverable state. हाँ एक्चुअली तो लैपटॉप बिना सॉफ्टवेयर के क्या है, डब्बा, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कह रहा है कि जरूरी है वो उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए, वो जो बाउंड टू डू समथिंग है वो समथिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही डिलीवरेबल स्टेट में हम आएंगे। The property does not pass until such thing is done and the buyer is Very good. Property does not pass until such thing is done and the buyer has notice thereof। बायर को पता होना चाहिए बात का, ठीक है जी। और ये हर चीज में एप्लीकेबल नहीं होगा कि आप सोचो कि हर, इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए और लगता है कि वो करने के लिए वैसा। जैसे कई बार है कि आप केक लेने गए, अब आप उसको बोल कर आए हो कि नहीं मुझे ये डिजाइन चाहिए मुझे, तो वो क्या हुआ है तो डिलीवरेबल स्टेट में, लेकिन आपने उसको कुछ और एक्टिविटी दे दी कि कंडीशन लगा दी आपने कि मुझे ये चाहिए, मुझे नाम चाहिए, वो नाम भी उसी वक्त लिख देते लेकिन आपको कुछ और डिजाइन चाहिए, है ना। फेसबुक पे देखो तो क्या क्या डिजाइन बन रहे होते हैं केक्स के। आजकल तो बहुत मॉडर्नाइज हो गया ना सिस्टम, आपकी अपनी फेस उस पर आ जाती है। मैं तो देख के दंग रह गया, मतलब आपका अपना फेस पूरा दिख रहा है और पता नहीं क्या क्या। चलो अरे यार मेरे से गुफ्तगू कर लिया करो बस भाई, आपके पास बहुत टाइम है, जल्दी। क्या आगे बढ़ना सर? हाँ जी थर्ड पढ़ना, ये तो क्लियर है, मैंने लैपटॉप का दिया है आपको आइडिया, उससे क्लियर है ना। एग्जाम्पल वैसे ही मिलेगा, नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, नहीं तो अदरवाइज मेरे ख्याल से सब कुछ एकदम क्लियर है। आ जाओ बेटा थर्ड, यही होगा ऑलमोस्ट, लैपटॉप वाला ये एग्जाम्पल होगा। थर्ड बेटा आप ही पढ़िए। Specific goods in a deliverable state when the seller has to do anything thereto in order to ascertain the price. Section 22. अब यहाँ पर, वहां तो था बाउंड टू डू समथिंग, यहाँ कह रहा है मुझे भी प्राइस असरटेन करना है। डिलीवरेबल स्टेट में भी है, सब कुछ है। थोड़ा मेहनत कर यार, तो देख लो ऐसे पढ़ेंगे हम। मैं वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी अपनी सेव करके आप पर आ जाता हूँ, नहीं तो पता चला कि मैं भी कर रहा हूँ। मान रहा हूँ कि बहुत गर्मी है, अरे रुक जाओ, ह्यूमिडिटी ने सारा काम खराब कर रखा है, लेकिन वो जो डेट्स अनाउंस हो गई हैं वो ह्यूमिडिटी नहीं जानती ना। सही बात है। ये ह्यूमिडिटी नहीं जानती, ये गर्मी नहीं जानती, आप जानते हो, ध्यान रखना। मैं भी जानता हूँ, एक दुख दुख बढ़ जानी चाहिए जब डेट्स अनाउंस हो गई हो। वैसे सबको आइडिया था कि दिसंबर में ही होंगे, लेकिन अब तो कंफर्म्ड है। क्या करें, अटैक तुम लोगों को कहाँ है। हाँ पढ़ो बेटा। सेक्शन 22 है ये, डिलीवरेबल स्टेट की बात हो रही है कि वो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रही है कि उसने कुछ और किया जिसकी वजह से उसे प्राइस भी असरटेन करना पड़ रहा है। हाँ जी बेटा। Where there is a contract for the sale of specific goods in a deliverable state, but the seller is bound to weigh, measure. हाँ अब यहाँ पर कई बार क्या होता है बेटा, हमने क्या किया, सामान तो सब कुछ एसरटेन कर लिया, ये दे दो वो दे दो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सुन ले बेटा। आप लोहे का कुछ सामान लेने गए हैं, लोहे का सामान एज पर वेट बिकता है, पर केजी या पर क्विंटल के हिसाब से। आपके घर की
रिनोवेशन चल रही है, आपने बहुत सारा लोहा खरीदना था, आप पहुंच गए मार्केट। मार्केट में आपने कहा भाई मुझे ये वाला लोहा चाहिए, कितना चाहिए ये आपको भी नहीं पता होता है ना। आपने कहा भाई ठीक है, उस वक्त जो भी आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी कि मुझे इतनी लेंथ चाहिए, अब वो लेंथ नापेगा, फिर लेंथ काटेगा, फिर उसको वेट करेगा, फिर प्राइस असेटेन करेगा, तो वो बताएगा आपको। ऑल्दो स्पेसिफिक गुड्स हैं, ऑल्दो स्पेसिफिक गुड्स हैं, लेकिन अभी उसके लिए काफी कुछ उसे काम करना है ना। आपके जो घर में मिस्त्री है उसने तो बता दिया कि इतना फुट ले आओ बाबूजी, अब बाबूजी गए हैं उतना फुट लेने। अब दुकान पर थोड़ी जरूरी है कि उतना ही फुट का मिल रहा हो, दुकान पर बड़े बड़े आयरन के पीसेस पड़े हैं, और मैं कह दिया जी बाबूजी अभी कटेगा, आप देख लो ये, हाँ जी यही वाला चाहिए, मैं इसको काटूंगा, फिर इसका वेट करूंगा, फिर मैं इसका प्राइस बताऊंगा। ये चीज है, हर चीज को हर जगह भी इंप्लीमेंट मत करने की कोशिश करना कि कहीं कहो कि सर ये वाला टीवी पर भी क्यों नहीं लग रहा है एग्जाम्पल ये भी मत करना कि सर टीवी पे भी लगाओ, टीवी थोड़ा काट पीट कर छोटा है बड़ा कर दे, नहीं, वो हर चीज हर जगह फिट नहीं होगी। ये इतने सारे केसेस इसलिए बने क्योंकि लॉट्स ऑफ वैरायटीज ऑफ गुड्स ओवर देयर ना इन द मार्केट, तो उसी हिसाब से जो जैसा केस दिख रहा है उसी हिसाब से वो पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सारे पॉइंट एक ही जगह एप्लीकेबल नहीं हो ये जरूरी नहीं है। हाँ जी बेटा, ये क्लियर सबको? आई डोंट थिंक सो कि अब इससे आगे पढ़ने की जरूरत है, बस इसमें आप लिख लीजिए स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। हाँ बस हेडिंग लिख लीजिए। When the seller has to do anything thereto in order to ascertain price पर मेन फोकस हो जाना। प्राइस को ascertain करने के लिए सेलर को जो भी कुछ करना पड़ रहा है वो करेगा। पढ़ो, देखो ये एग्जाम्पल बोल रहे हैं, एग्जाम्पल सुन लो बेटा। हाँ पढ़ो बेटा। They sold carpets to the company which were required to be laid. The carpet was delivered to the company's premises, but was stolen before it could be laid. It was held that the carpet was not in the state as it was not laid, which was the part of the contract. Hence, the property does not pass to the buyer. उसने कहा कि भैया यहाँ पर कारपेट जो है आप कर जाओ, मैंने आपको ऑर्डर दे दिया कि भाई यहाँ पर जो है इस कारपेट आप कर पूरा लगा कर चले जाओ। अब आपको तो मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब जब आप कारपेट लगाने की बारी आई, यहाँ पर लगाने से पहले चोरी हो गया तो वो तो किसकी जिम्मेदारी है? सेलर की। बायर क्यों बाउंड है? बायर क्यों बाउंड है? हमारी कंडीशन है आपके साथ, टू बी लेड ओवर देयर, साफ बोल दिया कि वहीं उतरना चाहिए, वहां नहीं उतरा तो फिर किसकी जिम्मेदारी? हाँ समझ गए, वो उसकी जिम्मेदारी है फिर तो। बिछाना उतारना एक ही बात हो गई, उसी में आ जाएगा सारा। कई बार कॉम्पोजिट मीनिंग्स होते। हाँ जी ठीक है, पॉइंट क्लियर। ये हमारा ए था जब हम लोग क्या कर रहे थे स्पेसिफिक गुड्स को लेकर। कौन कौन से सेक्शन आ गए इसके अंदर? सेक्शन 20, 21, 22, 3 सेक्शन इसमें आ गए, जबकि उसने 24 तक के लिए कहा है, इसका मतलब अभी भी सेक्शन बचे हुए हैं। आ जाओ जी, एक नेक्स्ट हेडिंग डाल रहा है ये बी करके, गुड्स मस्ट बी एसर्टेन, गुड्स मस्ट बी एसर्टेन। ये तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो अनअसर्टेन गुड्स हैं उनका असर्टेन होना बहुत जरूरी है, जो स्टार्टिंग में उसने समझाया था, नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बन पाएगा। इसी के अंदर अब लिखिए इसका पार्ट 1 सेक्शन 23, सेक्शन 23। सेक्शन 18 के पार्ट। हाँ एक्चुअली अनएसर्टेन गुड्स का एसर्टेन होना जरूरी है, वो सेक्शन 18 में ऊपर हमने पढ़ लिया था, लेकिन उसी से कंसर्न्ड
ये हमारे 23, 24 चलेंगे। 23 से पहले जो हमारे क्या आ रहे थे 20, 21, 22 में स्पेसिफाइड गुड्स थे। स्पेसिफाइड गुड्स तो एसर्टेन्ड भी हो गए। ये अब अनएसर्टेन्ड की बात कर रहा है, जिनको हम लोग एसर्टेन करेंगे। तो लिखो बेटा, ये इसीलिए बी हेडिंग अनएसर्टेन्ड गुड्स की है। लिखो इसका पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 23(1). आप पढ़ो बेटा। देखो, किसी की पढ़ने की इच्छा हो तो बता देना मुझे, ऐसा कोई किसी के साथ एवर्जन नहीं है, कोई कुछ सोचे कि सर हमें चांस नहीं देते। मुझे जिसका फेस एकदम से दिख जाता है मैं उसी को बोल देता हूँ। Sale of uncertain goods by description, section 23(1). When where there is a contract for the sale of uncertain or future goods by description. साफ साफ बोल रहा है, फ्यूचर गुड्स है, अनअसर्टेन्ड है। आगे, And goods of that description that in a deliverable state are unconditionally appropriate to the contract. अनकंडीशनल अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। Either by the seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller. The property in the goods thereupon passes to the buyer. Such assent may be expressed or implied and may be given either before or after the appropriation is made. एप्रोप्रिएशन इज मेड। क्या होता है एप्रोप्रिएशन? Appropriation number 4. वो पता नहीं है। बता देता हूँ। बेसिकली तो सिलेक्शन होता है, इसका मीनिंग आएगा कहीं। बेसिकली मैं बताया था पहले, सिलेक्शन होता है, एप्रोप्रिएशन। वो अकाउंट्स में मत, अकाउंट्स की तरफ मत जाइए, वहाँ अकाउंट्स में है, यहाँ पर सिलेक्शन है एक्चुअली, लेकिन आ नहीं रहा, यहाँ पर कहीं मिलेगा। वैसे जो एक लेमन मीनिंग है वो सिलेक्शन है एक्चुअली बेटा। Acquisition of something हाँ, वही है सिलेक्शन से रिलेटेड। बेटा ये ना मुझे, आप पढ़ो बेटा, मुझे समझ नहीं आया ये वाला, आप समझाओ। नहीं, यही फर्स्ट पॉइंट है बेटा, ये आपने समझाना है, पढ़ने से ज्यादा समझाना है। बताओ बेटा। भाई आप लोग भी पढ़ लो, अकेला अगर वो नहीं समझा पाई तो मैं किसी और के पास भी आ रहा हूँ, किसी के पास भी चले जाएंगे, जिस अभी जिसको मौका मिल रहा है। अब जो बात करेंगे पहले वही समझाएंगे। ऐसा तो मुझे भी पता है, वो तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आया, समझाएं बच्चे समझ ये समझाएं कि क्या है, क्योंकि जो बात कर रहे हैं इसका मतलब उन्हें आता है। मैं तो यही मानूंगा, ये और पीछे की दोनों ही बात कर रही हैं आज। आप बताओ। समझा तो दे। यही मैं चाह रहा था कि पढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब पढ़ो बेटा, यहाँ पढ़ने ही आए हो।
इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा ना। उसने भी अब पढ़ा, जब जब वो पढ़ रही थी तो उसने नहीं सुना, ये श्योर है, बुरा मानने की बात नहीं है। तूने भी नहीं सुना, तो वो किसके लिए पढ़ रही है? हम सबके लिए। मैं अपनी एनर्जी बचा रहा हूँ इसलिए कि भाई वो सबके लिए पढ़ रही है, अपने लिए भी पढ़ रही है, नो डाउट। कोशिश करो बेटा, वास्तव में ह्यूमिडिटी बहुत है, गर्मी बहुत है, एनर्जी बहुत कंज्यूम हो रही है। और मेरे को ज्यादा बोलना भी पड़ता है लॉ में, एक एक चीज को एक्सप्लेन करना, समझाना, जान निकलती है अंदर से भाई। थोड़ा सा कंसीडर करो मेरी प्रॉब्लम। अब तो समझा दे बेटा। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना आपको? पास ऑन टू यू। आपको पीछे, आपको बेटा, आपको आपको तो आगे होगा, आपको तो आगे होगा, मुझे पता है। आप अटेंटिव रहते हो, बातें सुनते रहते हो, लेकिन अटेंटिव रहते हो। बताओ। सर जब असेटेड अनअसेटेड गुड्स की डिस्क्रिप्शन गिवन है, उसके उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब, और वो अनकंडीशनल हो, बिल्कुल और उसमें असेट तो सेलर की भी और बायर की भी, ठीक तो है। वो तभी पास होते हैं। और जब वो असेट इम्प्लाइड या एक्सप्रेस, तभी वो बायर को आफ्टर द एप्रोप्रिएशन इज मेड। वो जो एप्रोप्रिएशन से शुरू हुई थी बात मेरी, कि एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या है? सिलेक्शन ऑफ गुड्स कह लो, जैसे इन्होंने पढ़ा एक्विजिशन ऑफ गुड्स, है ना। बेसिकली अगर आप यहां से देखोगे तो सिलेक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, कि वंस गुड सेलेक्टेड तब वो अनएसरटेनमेंट वाली सिचुएशन से बाहर आएगा। उसके बाद वो डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए दोनों की कंसेंट चलेगी कि क्या चाहिए, क्योंकि गुड्स अनसर्टेन है प्योरली। देखो सर्टेन के अंदर तो पता था, अनएसरटेन के अंदर पता ही नहीं है। आप उसको एसरटेन करोगे और उसके अंदर कितनी सारी चीजें छोटे छोटे मिक्स हो रही हैं, आप समझो, आप समझ पाओगी। सिलेक्शन करना है हमें अनएसरटेन गुड्स का, कंसेंट भी चाहिए बायर की भी सेलर की भी, तो इन सबका एक मिक्सचर है। आप पढ़ो, दोबारा से पढ़ो आप, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पढ़ो, जोर से पढ़ना जरा। डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, ध्यान रखना, है ना। अभी आगे सैंपल भी आएगा। ये हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन की। ये कब होता है? बहुत सारी जगहों पर। आप अगर एक्सपोर्ट हाउसेस की बात करें, हमारा एक क्लाइंट है तो वो बता रहा था कि उसके पास, वो एक्सपोर्ट हाउस चलाता है, उसके पास उसका क्लाइंट आया और वो बैठकर इमेजिनेशन बना रहा है। कैसे? कि मुझे एक शर्ट बनानी है, वो शर्ट में ऐसी एम्ब्रॉयडरी चाहिए, उस शर्ट के अंदर मुझे ऐसे बटन चाहिए, ऐसे मुझे, मतलब वो खुद बता रहा, कहता कि वो आया, बैठा, लेडी थी, लेडीज बहुत इनोवेटिव होती है इन मामले में, मुझे इस तरीके की चीजें चाहिए। और वो सुनते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं। कौन सा गुड्स हो गया? अनसर्टेन, अभी पता ही नहीं, डिस्क्रिप्शन चल रहा है सिर्फ अभी। आगे When there is a contract for the sale of unascertained or future good by description and goods for that description and in a deliverable state are हाँ, unconditional. धीरे धीरे। अब वो जो अनसर्टेन गुड्स थे, अब वो डिलीवरेबल स्टेट में आ रहे हैं। डिलीवरेबल स्टेट में वो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझो। अब वो एक्सपोर्ट हाउस उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाने की कोशिश कर रहा है ना, कि जैसा मैडम ने चाहा वैसा बनाना है। हाँ जी, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। अनकंडीशनल तो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, कंडीशनल हो गया तो फिर तो हम कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहां पर अनकंडीशनली कह रहा है, अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के अनकंडीशनली के ऊपर सिलेक्शन डिपेंड करता है। आगे Either by the seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller. अब मैंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी तो सेलर उस सब चीजों पर एक्टिवेट हो रहा है, वो ढूंढ ढूंढ कर ला रहा है, ऐसे बटन हाँ जी, ऐसे कॉलर हाँ जी, ये करना है हाँ जी, ये एम्ब्रॉयडरी हाँ जी। या फिर सेलर की एक्सेप्टेंस से बायर उसे प्रोवाइड कर रहा है, देखो जी मैं ये ले आया, ये चाहिए मुझे, ये वाला बटन चाहिए। डिलीवरेबल स्टेट को लाने के लिए दोनों तरफ से ये प्रोसेसिंग चलती हैं। आगे The property in the goods thereupon passes to the buyer. तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी बनेगी फिर वो किसको पास होगी?
बायर को। आगे Such assent may be expressed or implied. अब वो पीछे जा रहा है कि वो जो एक्सेप्टेंस थी आपस के दोनों की सहमति थी वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। मैं बोल सकता हूँ कि ये सामान आप दोगे, या सेलर करा नहीं नहीं आप ही ले आओ। इम्प्लाइड कई बार होती है कि सेलर को दिख रहा है कि मेरे पास सामान नहीं है, बायर को दिख गया कि उसके पास वो चीज नहीं है और मुझे तो सामान चाहिए, मैं जाकर चुपचाप से वो वाले वाले बटन लाकर दे रहा हूँ कि ये वाले लगा दें। इम्प्लाइड हो गया, क्योंकि मुझे तो अपना जैसा अपनी पसंद की चीज चाहिए ना। आप लोग समझ सकते हो, गर्ल्स आर मोर चूजी, है ना? नहीं है, गलत बोल दिया तो सॉरी। नहीं, उसने रिएक्ट बड़ा अजीब सा दिया, मैं डर गया उनसे कि ऐसा तो नहीं है ना। तो मैंने ऐसा सुना है ना, क्योंकि अभी मैंने अभी रिसेंटली अपने फैमिलीज में कुछ एक मैरिजेस अटेंड की, तो फॉर्चुनेटली मैं गर्ल साइड से ही था, और उसमें भी फॉर्चुनेटली हुआ कि मुझे ऑप्शन मिला कि चलो जी शॉपिंग करने चलना है। ओ कान पकड़ लिया कि ना भाई, सारी दुकान नहीं सारी मार्केटें घूम डाली दिल्ली की। मतलब वो अपने आप में एक अलग चॉइस होती है भाई, अच्छी बात है। अनसर्टेनिटी दिमाग में थी, आप उसको कंपेयर करो, उस अनसर्टेनिटी को सर्टेन बनाना है ना। अब लहंगा चाहिए, दिमाग में कुछ अलग तरीके की चीज है, वो कैसा लहंगा चाहिए, उसके अंदर क्या फ्लावर चाहिए, उसके अंदर क्या एम्ब्रॉयडरी चाहिए, क्या कपड़ा, मतलब एक तो बहुत सारी चीजें हैं ना, इतने सारे ऑप्शन है कि पूछो मत। फिर यूट्यूब अलग चल रहा है, फेसबुक अलग चल रहा है उनके कॉम्बिनेशन अलग चल रहे हैं, तब मैं समझ पाया। तो एक्चुअली इतने एग्जाम्पल्स इसलिए दे जाते हैं बेटा, काफी लाइफ जी ली तो इन एग्जाम्पलों के बीच में घुस गए हम। आप ही धीरे धीरे इन सब चीजों में घुस जाएंगे अपने आप, क्योंकि अभी छोटे से हैं तो ज्यादा एग्जाम्पल्स आपके सामने आए नहीं है अभी तो 12th तक तो पेरेंट्स ने पढ़ाई का ही इतना प्रेशर रखा होगा अब अलग प्रेशर है। तो वो धीरे धीरे जब आप और एक्सप्लोर होंगे अपने आप में ही, अपने आप में होंगे, लोग करेंगे वो अलग बात है, आप भी अपने आप में होंगे तो समझ में आएगा बहुत सारी चीजें। अब क्लियर सबको ये पॉइंट? जो ये था इसका फर्स्ट नंबर, क्या कह रहा था, अनएसर्टेन गुड्स का डिस्क्रिप्शन के साथ चल रहा है मैटर। सेक्शन 23(1) आ जाओ जी सेक्शन 23(2) पर। इसमें सिर्फ इतना सा लिखना है, लिखो अनएसर्टेन गुड्स, अनएसर्टेन गुड्स is a part of contract of sale, is a part of contract of sale and will be comes into the deliverable state, and will be comes into the deliverable state as per description, as per description, and unconditionally appropriated to the contract. Unconditionally appropriated to the contract. कॉमा डालकर लिखो, goods will be pass on to the buyer, goods will be pass on to the buyer after the appropriation is made, after the appropriation is made. 23(2) कह रहा है डिलीवरी टू द करियर। बेटा आपको पढ़ना है, आपको लास्ट वाला भी समझ नहीं आया था ना, अब समझ आ गया वाला, ये आपने पढ़ना है और आप ही ने एक्सप्लेन भी करना है। हाँ पढ़ो बेटा, डिलीवरी टू द करियर। फिर से पढ़, हाँ बुक से पढ़।
वेयर से पढ़ दोबारा से, वेयर इन परसुएंस टू द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर, Where there is a conflict, the seller where is pursuance of the contract, the seller delivers the goods to the buyer or to whether named by the buyer. अदर बेली, जो कैरियर की बात कर रहा है, और बेली क्या था, याद है बेली कौन था, जिसके पास कस्टडी ऑफ गुड्स थी, सिर्फ ओनरशिप नहीं थी, कस्टडी ऑफ गुड्स थी, है ना। जो कैरियर है उसके पास भी तो यही होता है, उसके पास कस्टडी ऑफ गुड्स ही तो होती है। आगे For the purpose of transaction of the buyer, it does not reserve the right of he is unconditionally allocated the goods to the buyer. अब समझा। Sir, जब seller है वो डिलीवर करता है buyer को, इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म करना, ट्रांसमिशन, उस तक मैसेज जाना। उस तक पहुंचना एक तरीके से यूज करते हैं, बायर तक। क्या चीज? हाँ जी, एक तरीके से वही है, ट्रांस पहुंचाना उस तक। चल मैं बताया था। अब बेटे यहाँ पर क्या हो रहा है, जब सेलर गुड्स की डिलीवरी करता है तो बीच में कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट, कोई ना कोई मोड तो यूज करता है ना। जो करियर के पास जो भी पहुंच रहा है, कैरियर के पास जो सामान आपका पहुंच रहा है, वो कौन पहुंचा रहा है? सेलर। ये कब पहुंचाएगा? जब एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो चुका हो। एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स के बाहर ही तो देगा, तो कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ इतना सही कहना चाह रहा है कि जो 23(2) के अंदर हम पढ़ रहे हैं, अब गुड्स किसके पास पहुंच गए? कैरियर के पास पहुंच गए, और इसका जो ट्रांसमिशन है, इसको किसको ट्रांसमिट करना है हमने? बायर। बस इतनी सी बात कर रहे हैं। क्या लिखता है? वेदर नेम्ड बाय द बायर और नॉट। क्या चीज? हाँ, वो तो जरूरी थोड़ी है कि मतलब बायर ही बताए, कोई भी हो सकता है। या तो मैं अपना ट्रांसपोर्टर भेज सकता हूँ, या सेलर अपना भेज सकता है, इसलिए उसमें कोई वो नहीं है। तो रहा बेली, वो इसलिए कहलाएगा क्योंकि जब तक गुड्स उसके पास कस्टडी में है तो वो बेली है, बस, और कुछ नहीं। वो ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा है। तो 23(2) को कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि सेलर ने गुड्स आफ्टर एप्रोप्रिएशन यानी आफ्टर सिलेक्शन किसके पास गुड्स हैंडओवर कर दिए हैं? कैरियर। बस वो इतनी सी बात बता रहा है, और कुछ नहीं बता रहा। लंबा लंबा बहुत लिख दिया, लेकिन मेन इसका मोटो बताने का कि 23(2) में अब गुड्स कहाँ ट्रांसफर हो गए, क्योंकि हम ऑनरशिप की बात कर रहे हैं ना, कि अब आप किसके पास पहुंच गए? गुड्स कैरियर के पास पहुंच गए। तो इसमें लिख लो अगर लिखना हो तो, सेलर डिलीवर द गुड्स टू द बायर ऑब्लिक कैरियर। ऑब्लिक कैरियर ऑब्लिक बेली for the purpose of transmission to the buyer, सर बेली की बात for the purpose of transmission to the buyer, for the purpose of transmission to the buyer, after unconditionally appropriated the goods to the contract।
आफ्टर अनकंडीशनली appropriated the goods to the contract. Appropriated to the contract. The goods to the contract. ठीक है जी. इसका एग्जाम्पल पढ़ लो और क्लियर हो जाएगा. ए बिल ऑफ लेडिंग ऑफ रेलवे पार्सल इज मेड आउट इन द नेम ऑफ द बायर. मैंने बताया था ना कि जब आप रेलवे के थ्रू भेजेंगे तो रेलवे से आपको बताना पड़ेगा कि आप किसको भेज रहे हैं सामान. तो जो आपका बिल ऑलरेडी बन चुका है बायर के फेवर में, तो वो बिल की कॉपी दी जाती है रेलवे वालों को. उसमें उसका एड्रेस भी मेंशन होता है. वो कह रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, बिल ऑफ लेडिंग. तो क्या कह रहा है, द ऑनरशिप इन द गुड्स पोजेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर. अब उसने क्या कहा कि मैंने गुड्स आपके रेलवे की फला फला बोगी में डाल दिए, वो आपका सामान हो गया. बिल ऑफ लेडिंग आपके नाम बन चुका है. इन केस द गुड्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सीडेंटल और लॉस बाय थेफ्ट, हु विल बी हेल्ड लायबल? बायर बायर होगा. हमने पहले लिखा है अनकंडीशनल, आप फिर वो बात भूल जाते. आप कंडीशनल पर कंडीशन लगाओ तो समझ में आता है. जब तक कुछ भी कंडीशन नहीं लगी हुई, तो जैसे ही सब कुछ कंप्लीट हुआ, हमने गुड्स डिलीवर बायर के पास पहुंच गए. अभी क्या बता रहा था मैं, अभी आपको मैंने क्या कहा था अमेज़न वाले मैटर में, कैश ऑन डिलीवरी में क्या कहा था मैंने आपको? हाँ तो मैंने कहा, मैंने पहले वही बताया आपको, ध्यान रखो. वो अनकंडीशनल की बात हो रही है, बस ये हमेशा याद रखो दिमाग में. कंडीशन आपने लगा दी, दैट इज अ डिफरेंट इशू. नाउ आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया, आप कंडीशन लगा दो. आपने लिख दिया कि जब तक मेरे पास गुड्स नहीं पहुंचेंगे आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं. आप लिख दो उसमें. बेटे आप ये समझो कि अगर आप नहीं बताओगे तो आपकी जिम्मेदारी, यही तो आपको क्लियर करना है बेटा. आप सुनो, मैं बता देता हूँ, इसका भी ज्वलंत उदाहरण देता हूँ. ये टाइलें लगती घर में, मैंने टाइलें खरीदी, टेम्पू में लोड हो गई, पैसे देकर आ गया, किसकी हो गई है वो? मेरी. टूट गई रास्ते में, धड़ धड़ स्पीड ब्रेकर तो चलो चल के, नहीं बदल पाया बेटा मैं. अब आप मान नहीं रहे तो बेटा वो देखो, जिद अलग चीज है, लॉ को समझो. कंडीशन लगा दी तो अलग चीज है. ये अनकंडीशनल की बात हो रही है बेटा. अनकंडीशनल अगर मैटर चल रहा है तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल. सिंपल. मेरी दुकान से सामान निकल गया आपका, ये है सिंपल लॉजिक है. करके देखिएगा. दुकानदार लिखता है, दुकानदार पहले भी लिख देता है, वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक. उसमें लिखा हुआ है. मेरे तो बेटे कम से कम 5 पेटियों का नुकसान हुआ, 5 पेटियों के कॉर्नर्स टूट गए. वो स्कर्टिंग में यूज हुई फिर सारी की सारी, इतनी महंगी टाइल्स. वो कुछ नहीं कर, ये फैक्ट है, ये अनकंडीशनल है. और इस तरह के लोग आपकी कंडीशन भी नहीं मानेंगे. आपको आपकी ऐसा करो कि टेम्पो आप ले आओ, ले जाओ, मैं लोड करवा दूंगा, आप ही ले जाओ. उसे पता है रास्ते में टूटनी ही टूटनी है. अब आप ध्यान रखना भाई, आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तो आप स्पेशली ध्यान रखना इन सब चीज. बैड मैनर्स.
ठीक है जी, ये हमारा 23(1) 2 दोनों क्लियर। इसका एनालिसिस आप लोग खुद घर पे पढ़िएगा, वही सारा जो हमने समझाया वही सब बता रहा है। अरे किताबें बंद करने को थोड़ी कहा है। सी, अभी तो टाइम है बेटा, अभी तो 11:38 हुई, 45 तक तो ऑफिशियली टाइम है हमारे पास। सी पॉइंट, goods sent on approval on sale or return basis। जल्दी से ए बी सी तीनों पॉइंट्स पढ़ लीजिए जल्दी से। अभी पूछ रहा हूं फिर मैं किसी से, जल्दी से तीनों पॉइंट पढ़ लीजिए। क्या बताया इसमें, आप बताओ। आप अभी पढ़ रहे हो, किसने पढ़ लिया आप बताओ। ये तो आपके अकाउंट्स में भी आया होगा ना। प्रॉपर्टी जब पास होगी, जब पहला बायर अप्रूवल दे देगा, दूसरा वो रिटेन करके रखे खुद और बताए ना कि कब तक मतलब उसके अंदर एक टाइम होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि कब तक रख सकते हैं, और अगर वो टाइम नहीं बताया तो रीजनेबल टाइम। और तीसरा कि वो कुछ ऐसा कर दे कि जो एक्सेप्टेंस मान लिया। सबसे आसान है, यानी सेल ऑन अप्रूवल में सबसे आसान है। नॉर्मली क्या होता है, हम बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं, अकाउंट्स पढ़ाते हुए भी एग्जाम्पल देते हैं कि आपका जानकार है मोबाइल शॉप वाला और आपने अपनी मम्मा को एक मोबाइल गिफ्ट करना है। तो आप मोबाइल शॉप पर गए अपने दोस्त की, आपने कहा जरा ये 3-4 फोन मुझे दे, मैं मम्मा को दिखाकर पसंद कराकर मुझे बाकी वापस कर दूँ। एक्चुअली ये है सेल ऑन अप्रूवल। अकाउंट्स में तो हम इस तरह से पढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और स्पेसिफिक पढ़ेंगे। तो आप जब वो सामान घर पर ले जाएंगे, अपनी मम्मा से पूछेंगे, मम्मा एक टाइम वो आपको दे देगा दुकानदार, और आपने उसमें से जो पसंद किया बाकी सामान आप वापस कर दें। जैसे आपने बाकी सामान वापस किया तो व्हाट इट मीन्स कि जो आपने रखा वो अप्रूव हो गया। समझ के बात। नॉर्मली जब भी इस तरह के गुड्स बाहर निकलते हैं, बाहर मतलब दुकान से बाहर निकलते हैं, तो इनकी एक प्रोसीडिंग होती है बेटा। मैं एक बड़े शोरूम की बात कर रहा हूँ, तो उसका अपना एक प्रोसेस है कि वो आपके नाम से बिल चढ़ाएगा, है ना, बकायदा उसमें लिखेगा कि ऑन अप्रूवल बेसिस पर जा रहा है। तो उसमें अकाउंट्स में यही पढ़ेंगे आप कि अगर मान लीजिए आपने टाइम पर वो इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी तो वो क्या होगा, वो सारे के सारे गुड्स आपके नाम ट्रांसफर हो जाएंगे, वो मान लिए जाएंगे कि आपने सारे मोबाइल खरीद लिए। एक ऑप्शन ये भी चलता है उसके अंदर। तो वो यही सब चीजें समझा रहा है। क्या क्या कह रहा है, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल और अदर सिमिलर टर्म्स, द प्रॉपर्टी देयरइन पासेस टू द बायर। बायर के पास कब ट्रांसफर होगी,
पहला व्हेन ही सिग्निफाइज अप्रूवल, वो तो सबसे बढ़िया हो गया कि मैंने बता दिया हाँ भैया मैंने ये मोबाइल खरीद लिया, बाकी तेरे को कल वापस कर दूंगा। दूसरा, if he does not signifies approval or acceptance to the seller, retain the goods without giving notice of rejection। अब आप मान लो 2 मोबाइल लेकर गए थे और आपने दोनों में से ये भी नहीं बताया कि कौन सा पसंद है कौन सा नहीं। Then if a time has been fixed or return of the goods, नॉर्मली आपका दोस्त बोलेगा कि यार 2 दिन में बता दिए भाई, उसमें लिखा होगा बताया। हम ये ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, वो उसी ऑफिशियली निकला कि 2 दिन में बता देंगे। On the expiration of such time, if no time has been fixed on the expiration of the reasonable time, या तो वो 2 दिन बीत गए और अगर वो 2 दिन का क्लॉज नहीं है तो रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा है कि कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, वो एज पर द नेचर ऑफ गुड्स आ जाता है। अगर जल्दी खराब होने वाला सामान है तो जल्दी डेट आ जाती है, और आपको इनका मोबाइल का पता है कि मोबाइल भी डेली अपग्रेड होते रहते हैं, तो उसमें भी वही चीज आ गई, तो कहीं ना कहीं वो एक रीजनेबल टाइम। उसके बाद आपका वो मान लेगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। थर्ड क्या कह रहा है, इफ डज समथिंग टू द गुड्स विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, आपने कुछ ऐसा किया जिससे लग रहा है कि गुड्स आपने वो एक्सेप्ट कर ली, वो इंस्टेंटली पता चल जाता है कि कुछ रिएक्शन आपका हो। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम जानते हैं कि फोन की अपनी एक पैकिंग होती है, इसके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ होता है, सब कुछ होता है, लेमिनेशन सा होता है हल्का। अब मान लीजिए आपने लेमिनेशन ही हटा दिया है ना, और उस पर अपना लेमिनेशन जो बाहर से टैप पर लगता है वो सब लगवा लिया, तो इसका मतलब क्या है, इट्स अ साइन कि यू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। समझ गए बात को, ये सब एक तरीके के साइन हो गए। तो इन अप्रूवल के केसेस में ये 3 ऑप्शन है, तो इसमें लिख लीजिए, पहला सिग्निफाइज अप्रूवल, हेडिंग के बाद लिख लीजिए पहला सिग्निफाइज अप्रूवल, दूसरा लैप्स ऑफ टाइम लिख रहे हैं, सिंपल लैप्स ऑफ टाइम, वो अपने आप एक्सप्लेन कर देना, अगर फिक्स्ड है तो फिक्स टाइम, अदरवाइज रीजनेबल टाइम, वो है लैप्स ऑफ टाइम। तीसरा कंडक्ट, तीसरा क्या हो गया, बाय योर कंडक्ट, कि आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे लग रहा है कि गुड्स आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो सी तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में डी से स्टार्ट करेंगे। अभी क्लास है आपकी यहाँ पर सर के साथ, अच्छा टेस्ट